परिचय। हम सभी के घरों में प्रतिदिन भोजन पकाया जाता है। इसके लिए हम लोग लकड़ी, गोईठा, कोयला एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि जैसे ईंधनों को जलाते हैं। ठीक इसी प्रकार छोटे बड़े कल कारखानों, मशीनों एवं मोटर वाहनों आदि को चलाने के लिए भी कोयला, डीजल, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस आदि जैसे ईंधनों को जलाया जाता है। क्या आपको पता है इन ईंधनों के जलते समय एक रासायनिक प्रतिक्रिया भी होती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दहन। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दहन क्रिया को समझना एवं इसे परिभाषित करना, दाह्य पदार्थ एवं अदाह्य पदार्थ में अंतर को जानना, ज्वलन ताप को पढ़ना तथा ज्वाला एवं इसके क्षेत्र को जानना। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दहन क्या है। मोमबत्ती जब जलती है तो यह जलते समय ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। ठीक इसी प्रकार कोयला भी जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, पर दोनों के जलने में एक अंतर है। मोमबत्ती जहां ज्वाला के साथ जलती है, वहीं कोयला ज्वाला के रहित, यानी कि कोयला जलते समय ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि मोमबत्ती चूंकि वाष्पित होकर जलती है, अर्थात यहाँ पे मोम वाष्पित होता है उसके बाद जलता है, जबकि कोयला बिना वाष्पित हुए जो पदार्थ वाष्पित होने के बाद जलते हैं वे ज्वाला उत्पन्न करते हैं। पर इन दोनों के जलने में एक समानता भी है, वो ये कि दोनों जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दहन एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दहन को समझने के बाद चलिए अब हम जानते हैं दाह्य एवं अदाह्य पदार्थ के बारे में। आप सभी ने अपने घरों में चूल्हे पर भोजन पकते हुए अवश्य देखा होगा। मिट्टी वाले चूल्हे में जब भोजन पकाने के लिए लकड़ी या गोईठा को जलाया जाता है तो लकड़ी तो जल जाती है, पर वो मिट्टी का बना चूल्हा एवं उसके ऊपर रखा वो बर्तन नहीं जल पाता। ठीक इसी तरह गैस चूल्हे में भी गैस ही केवल जलती है, धातु का बना वो चूल्हा या उसके ऊपर जो बर्तन रखे होते हैं वो नहीं जल पाते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सभी पदार्थ ज्वाला के संपर्क में आने पर भी नहीं जल पाते। जो पदार्थ ज्वाला के संपर्क में आने से जल उठते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे कागज, गोईठा, लकड़ी, मोम, कोयला, केरोसिन आदि। ठीक इसके विपरीत वैसे पदार्थ जो हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकते वे सभी अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, बालू, मिट्टी आदि। अब चलिए जानते हैं ज्वलन ताप के बारे में। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक मोमबत्ती लीजिए और उसको जलाइए और उसके लौ पे एक कागज को ले जाइए। कागज का टुकड़ा लौ के पास ले जाने से वो जलना शुरू कर देता है। अब उस कागज की जगह एक लकड़ी के टुकड़ा को लीजिए और उस लौ के पास ले जाइए। क्या हुआ? ये नहीं जल पा रहा है। कागज जैसे ही लौ के पास हम ले गए वैसे ही वो जलना शुरू कर दिया, जबकि लकड़ी बहुत देर तक रखने के बाद भी नहीं जल पा रही है। लेकिन बहुत अधिक देर तक रखने के बाद लकड़ी भी जलना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बहुत पहले जल जा रहा है, दूसरे को जलने में समय लग रहा है। दरअसल सभी पदार्थों को जलने के लिए एक निश्चित ताप की जरूरत होती है। कुछ पदार्थ कम ताप पे ही जल उठते हैं, वहीं कुछ के लिए अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। जिस ताप पे कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसका वह ज्वलन ताप कहलाता है, अर्थात वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उस पदार्थ का ज्वलन ताप
इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। यही वजह है कि उसे पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो और ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को अति ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, फास्फोरस आदि। ज्वलन ताप से संबंधित चलिए एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसके लिए आप एक मोमबत्ती जलाइए और उसके बाद एक कागज का कप बनाइए। उस कप को उसमें बिना कुछ रखे हुए मोमबत्ती की लौ के पास ले जाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कागज का कप जलना शुरू कर देता है। अब ऐसा कीजिए कि पुनः एक कागज का कप फिर से बनाइए और अब की बार उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और तब इसे लौ के ऊपर रखिए। अब देखते हैं क्या कि कागज का कप नहीं जल पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यहाँ पे होता ये है कि कागज को जो मोमबत्ती से उष्मा मिल रही है, वो उष्मा पानी को गर्म करने में खर्च हो जाती है। नतीजतन कागज का ताप उतना नहीं बढ़ पाता जिससे वो जल सके, यानी वो न्यूनतम ताप तक नहीं पहुंच पाता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि पानी कागज के ज्वलन ताप तक पहुंचने में रुकावट पैदा करता है। आपने अक्सर देखा होगा बरसात के दिनों में लकड़ी या गोईठा या जलावन जलने में दिक्कत करते हैं, यानी कि उनको जलने में परेशानी होती है या फिर वो लेट से जलते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा आसपास के घरों में या कहीं भी आग लग जाती है तो लोग पानी से उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए अब और जानते हैं कि दहन के लिए और क्या क्या होना जरूरी है। इसके लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। एक मेज पे एक मोमबत्ती जलाइए। अब उसे एक कांच की चिमनी से ढक दीजिए। ढकने के बाद उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। क्या हुआ? जैसे ही हमने प्लेट रखा, मोमबत्ती बुझ गई। फिर इसे इसको करते हैं। अब फिर एक मोमबत्ती को जलाइए और इसे कांच की चिमनी से ढक दीजिए। अब प्लेट नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी बुझ जाती है। अब क्या, फिर से एक बार इसको दोहराते हैं। फिर मोमबत्ती जलाइए। अब इसके दोनों तरफ दो लकड़ी के गुटके रखिए। अब इसके ऊपर कांच की चिमनी। नहीं बुझी। ऐसा करने से हम पाते हैं कि मोमबत्ती नहीं बुझ रही है। अब बता सकते हैं कि पहले वाले दो प्रयोगों में मोमबत्ती बुझ गई। सबसे पहले जैसे ही हमने प्लेट रखा तुरंत बुझ गई। दूसरी बार हमने प्लेट नहीं रखा, फिर भी बुझ गई। और तीसरी बार हमने केवल ये किया कि नीचे दो लकड़ी के गुटके रख दिए। अब ये बुझ ही नहीं रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप बता सकते हैं? सोचिए। इसको नीचे से हवा मिल रही है, यानी ऑक्सीजन को आने जाने का रास्ता बन गया। यही कारण है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे एक चीज निष्कर्ष निकल रहा है कि दहन के लिए वायु का होना अति आवश्यक है। बिना वायु या ऑक्सीजन के दहन की क्रिया नहीं हो सकती है। आपने अपने घरों में लालटेन या लैंप को देखा होगा कि उसके बत्ती के पास नीचे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ऐसा क्यों बना होता है, शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए, उपरोक्त क्रियाकलापों से हमने क्या जाना? उपरोक्त क्रियाकलापों से यही पता चलता है कि दहन के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। और तीसरा, हवा यानी ऑक्सीजन। चलिए इसके बाद हम जानते हैं ज्वाला के क्षेत्र के बारे में।
तो ज्वाला के क्षेत्र दरअसल मोमबत्ती की लौ को ही ज्वाला कहते हैं और इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी क्षेत्र यह नीला एवं अधिक गर्म होता है, यह अदीप्त क्षेत्र भी कहलाता है। चूंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी क्षेत्र को मिलता है, इसलिए यहाँ पूर्ण दहन की क्रिया होती है। मध्य क्षेत्र की यह बीच का क्षेत्र होता है और यह दीप्त होता है, यानी कि दिखता है। यह जो हमें मोमबत्ती का जो हमें क्षेत्र दिख रहा है वो मध्य क्षेत्र होता है। यह पीले रंग का होता है और यहाँ पे आंशिक दहन की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। इसके बाद बारी आती है अंदर, यानी कि मध्य में बीच में जो क्षेत्र होता है वो आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। यह काले रंग का होता है तथा बत्ती के पास होता है। यहाँ पे दहन की क्रिया नगण्य होती है, यानी कि न के बराबर होती है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसलिए दहन की क्रिया नहीं हो पाती है और यह सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र होता है। तो इस तरह हमने ज्वाला के क्षेत्र के बारे में जाना। सारांश: वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकने वाले पदार्थ दाह्य पदार्थ तथा नहीं जल सकने वाले पदार्थ अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। दहन के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है: ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप तक पहुंचने के उपाय तथा हवा यानी ऑक्सीजन। ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी क्षेत्र यह अदीप्त एवं सबसे ज्यादा गर्म होता है तथा यहाँ पूर्ण दहन होता है। मध्य क्षेत्र यह दीप्त एवं पीला दिखता है तथा यहाँ आंशिक दहन होता है। आंतरिक क्षेत्र यह ज्वाला का सबसे बीच का क्षेत्र होता है तथा सबसे कम गर्म। तो बच्चों, हमने आज इस पाठ के अंतर्गत दहन एवं उससे जुड़े क्रियाकलापों के बारे में सीखा।